हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 5 और अध्याय का नाम है वंशागति तथा जैव विविधता के सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 6 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जा करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संलग्नता और पुनर्योजन यानी लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि संलग्नता क्या होता है। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा याद करें। पिछले मैंने वीडियो में आपको क्या बताया था? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था उसमें उनको क्या प्राप्त हुआ था। तो जो F2 पीढ़ी पे जो प्रयोग किए थे दो जीनों की वंशागति में, तो उनको 9:3:1 का ये फिनोटाइप उनको प्राप्त हुआ था। यानी जो मटर के पौधे पे उन्होंने प्रयोग किया तो उनके बीच जो जब दूसरी पीढ़ी का वो प्रयोग किए तो उनको क्या रिजल्ट मिला? तो उनको रिजल्ट मिला 9:3:3:1 का। अब ऐसा ही प्रयोग मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। मॉर्गन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा ही प्रयोग किया किस पे? ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला पे। और ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। फ्रूट फ्लाई आपने देखा होगा, ये फ्रूट पे ऊपर घूमती रहती है, तो ये फ्रूट फ्लाई है। तो मॉर्गन ने भी जब ऐसा ही प्रयोग किया फ्रूट फ्लाई पे तो उनको ये वाला रिजल्ट नहीं मिला, उनको बिल्कुल अलग तरह का रिजल्ट मिला। हालांकि उनका प्रयोग बिल्कुल मेंडल के प्रयोग जैसा ही था, लेकिन रिजल्ट उनको मॉर्गन के जैसा नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया कि उनको रिजल्ट मॉर्गन का जो रिजल्ट था वो मेंडल के जैसा नहीं मिला? तो उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए और उसी में हम समझेंगे कि ये कैसा हुआ। तो ये सहलग्नता के कारण हुआ, मतलब मॉर्गन ने उनको कहा कि ये सहलग्नता के कारण हुआ है। ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा, जैसे आप पहले ये समझ लीजिए कि क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम कुछ ऐसे होते हैं और प्रत्येक क्रोमोसोम अपना एक सिस्टर क्रोमेटिन बनाता है इस तरह से, ठीक है। और आपको पता है कि क्रोमोसोम कैसे रहते हैं? तो ये जोड़े में रहते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम हो गया और ये उसका जोड़ा क्रोमोसोम हो गया और ये एक में रहेंगे, ये क्रोमेटिन है। मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए, एक तो क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये है। इसके साथ ही यह एक अपना एक सिस्टर क्रोमेटिन भी बनाएगा, ये वाला। तो ऐसे क्रोमोसोम होते हैं और इसी क्रोमोसोम पे क्या रहते हैं? तो इसी क्रोमोसोम पे रहते हैं जीन। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि W हो, यहाँ पे Y हो, तो दो क्रोमोसोम होंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी हो सकते हैं दूसरे पे, यहाँ पे भी वैसे ही। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ W+ है और यहाँ पे Y+ है, ठीक है। तो इस तरह से क्रोमोसोम अलग 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 क्रोमोसोम पर अलग अलग जीन पाए जाते हैं। तो मॉर्गन ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था? ड्रोसोफिला पे, यानी जिसे हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। तो उन्होंने जब प्रयोग किया था तो उनको ये रिजल्ट नहीं मिला, उनको दूसरा रिजल्ट मिला था। उनको मिला था 7:1:7 का, ठीक है, ये मिला था। अब इस पे उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने, देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि उन्होंने प्रयोग को कैसे किया, ठीक है। तो उन्होंने प्रयोग को कैसे किया, इसके लिए मैं आपको ले चलूंगा, इस स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि आप कैसे ये जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें कैसे क्या होता है, कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है या फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं कि लिंकेज क्या होता है। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इस पे एक जीन है यहाँ पे W और यहीं पे एक जीन है Y, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में जाएगा तो बहुत कम चांस है कि ये वाला जीन इस जीन से अलग हो, यानी W जीन Y जीन से अलग हो। ऐसा इसलिए होगा कि W और Y के बीच में दूरी काफ़ी कम है, जबकि यही मेरे पास मान लीजिए कि एक और क्रोमोसोम है और इस पे यहाँ पे एक जीन है W और एक यहाँ पे है Y। तो इसमें ज़्यादा संभव है कि जब ये क्रोमोसोम अगले पीढ़ी में जाएगा तो ये वाले जो जीन होंगे वो क्या करेंगे, किसी दूसरे क्रोमोसोम से, जैसे यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ क्रोमोसोम, यहाँ पे एक और क्रोमोसोम लेट्स A और B मान लेते हैं, यहाँ पे A और B है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये क्या करें, एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर कर ले, मतलब ये वाला जीन इस पे चला जाए
और ये वाला जीन, मतलब ये वाला जीन यहाँ पे चला है और ये वाला जीन यहाँ पे चला है, या फिर ये जीन यहाँ चला जाए और ये जीन यहाँ आ जाए। तो जब दो जीन, मतलब एक ही क्रोमोसोम पे दो जीनों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है तो बहुत चांस होता है कि ये जीन अपने क्रोमोसोम से हट करके दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाएं। इसी को कहते हैं हम लोग क्रोमोसोम, ये क्रॉसिंग ओवर। कि क्या होता है, अपना क्रोमोसोम छोड़ करके जो जीन होते हैं वो जिस क्रोमोसोम पे थे वहां से छोड़ करके दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाते हैं। लेकिन लिंकेज में क्या होता है, तो लिंकेज में अगर एक क्रोमोसोम है और उस पे जो जीन है उनके बीच की दूरी काफ़ी कम है, बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जब अगली पीढ़ी में जाते हैं यानी जब जनन होता है तब अलग नहीं होते हैं, एक ही साथ चले जाते हैं। इसी को कहते हैं संलग्नता। ठीक है, याद रखिएगा संलग्नता किसे कहेंगे, तो जब एक ही क्रोमोसोम पे दो या तीन, मतलब कितने भी एलील हो या जीन हो जिनके बीच की दूरी कम हो, तो जब वो अगले पीढ़ी में जाते हैं तो वे पृथक नहीं होते हैं, मतलब अलग नहीं है, नहीं होते हैं, साथ ही साथ अगले पीढ़ी में भी चले जाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं संलग्नता या फिर लिंकेज। इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो इसको ऐसे परिभाषित करेंगे कि एक ही क्रोमोसोम पर वे स्थित वे जीन, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित वे जीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिना अलग हुए आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें हम संलग्नता कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित वे जीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी पृथक नहीं होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें हम संलग्नता कहते हैं, इसी क्रिया को। ठीक है, तो अब मैंने आपको कारण बता दिया कि संलग्नता क्यों होता है, क्योंकि दो जीनों के बीच की दूरी काफी कम होते हैं। और क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है, यानी पुनर्योजन क्यों होता है, क्योंकि दो जीनों के बीच की दूरी जब अधिक होती है तभी क्रॉसिंग ओवर होता है। चलिए अब प्रयोग को भी देख लेते हैं कि प्रयोग उन्होंने कैसे किया और बाकी क्या क्या निष्कर्ष निकले। देखिए यहाँ पे जो प्रयोग किए थे मॉर्गन, उनको दिखाया गया था। किसने किया था ये, तो ये किया था मॉर्गन ने, जो प्रयोग किया था उसको दिखाया गया है। और किस पे प्रयोग किया था, तो उन्होंने प्रयोग किया था ड्रोसोफिला पे, जिसे हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। क्या, फ्रूट फ्लाई। और फ्रूट फ्लाई आप लोग कहाँ देखे होंगे, तो फल के दुकान पे देख सकते हैं, ये फलों पे पाई जाती है, तो ये इसी को फ्रूट फ्लाई। अब देखिए उन्होंने प्रयोग किया था, तो यहाँ देखिए ये जो साइन बना हुआ है ऐसे सर्कल बना करके प्लस कैसे मैंने आपको पहले बताया है, तो ये मादा का साइन है, और जो ऐसे एरो दिया गया है ये नर का साइन है। तो उन्होंने क्या किया कि दो ड्रोसोफिला लिए। एक जो ड्रोसोफिला थी वो मादा थी, उसका कलर कैसा था, पीला और श्वेत कलर का। ठीक है, पीला और श्वेत कलर का, जिसके लिए जीन थे वाई और डब्ल्यू। वाई दिखा रहे थे पीले को और डब्ल्यू दिखा रहे थे श्वेत को। तथा एक वन्य प्रकार का जो वनों में पाई जाती है उसमें का ड्रोसोफिला लिए, लेकिन उसमें का नर लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नर दिखा रहा है, तो मादा और नर के बीच संकरण कराया गया। यहाँ पे ध्यान दिए क्रॉस ए है, क्रॉस बी भी हम लोग जानेंगे, पहले क्रॉस ए को समझिए। तो इसमें क्या थी, एक मादा थी और एक नर था। जो नर था वो वन्य प्रकार का था और जो मादा थी वो पीला और श्वेत थी। अब दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया, यानी दोनों के बीच संकरण कराया गया, तो पहली पीढ़ी में जो मादा हुई, देखिए यहाँ पे मादा, वो कैसी हो गई, वन्य प्रकार की हो गई। और जो नर था वो कैसा हो गया, तो वो सिंपल सा हो गया, कैसा, पीला और श्वेत हो गया, जो पहले जनकीय पौधा था वैसा। ठीक है, पहला पीढ़ी में। यानी इस बार क्या था कि एक में चेंजिंग हो गया, यानी जो मादा थी वो कैसी हो गई, मादा हो गई वन्य प्रकार की, और जो वन्य प्रकार का नर था वो हो गया ये श्वेत और पीला। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो इसके जीन हैं यानी एलील, ये डब्लू और वाई, ये दोनों पास पास हैं। इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ये पास पास है। यहाँ पे भी उन्होंने वन्य प्रकार के जीन को दिखाने के लिए वाई प्लस और डब्लू प्लस का उपयोग किया। ये भी देखिए पास पास में, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, जब दूसरी पीढ़ी का प्रयोग कराया उसने, दूसरी पीढ़ी का यहाँ देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी का प्रयोग यहाँ पे है, दूसरी पीढ़ी का यहाँ पे मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरी पीढ़ी का यानी और इसमें जब इसमें पर क्रॉस कराया, यानी वन्य प्रकार की मादा और ये पीला श्वेत नर के बीच जब संकरण कराया, तो जो नए ड्रोसोफिला बने उनमें देखिए ये जो मादा हुई, ये देखिए वन्य प्रकार की हो गई। ठीक है, इसका जीन देखिए वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस है, जो ये वाला है पहला, यहीं पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला देखिए, ये वाला आ गया यहाँ पे, और वैसे ही यहाँ देखिए पीला और श्वेत ये वाला,
और ये जो दो पौधे, दो मतलब ड्रोसोफिला बने, इनमें देखिए जीन में चेंजिंग हो गया, ये Y+W हो गया है और ये WY+ हो गया है। तो ये दोनों बदल गए, जबकि ये दोनों देख रहे हैं तो ये नहीं बदले हैं, यानी जनकीय प्रकार के हैं, यानी इनका जो टाइप था वो अपने जनक के समान था। जबकि ये दोनों थे वो कैसे थे, तो ये पुनः संयोजकीय प्रकार के थे, यानी इनका पुनर्संयोजन हो गया। ऐसे ही यहाँ नीचे भी देखिएगा तो ये वन प्रकार के हो गए, ये श्वेत हो गया, ये पीला हो गया और ये श्वेत पीला दोनों हो गया। तो देखा गया कि जब मॉर्गन ने अपना प्रयोग किया तो उन्होंने देखा कि जब जीन पास पास होते हैं तो पुनः संयोजन जो होता है बहुत ही कम होता है। कितना हुआ देखिए, 98.7% जो ड्रोसोफिला हुए, उनके बच्चे हुए, वो जनकीय प्रकार के थे, यानी अपने मम्मी पापा यानी अपने जनक के समान थे। जबकि मात्र 1.3% थे वह पुनः संयोजकीय प्रकार के थे, यानी ये नए टाइप के हो गए। ऐसे हो गए जैसे इनके जनक यानी इनके मम्मी पापा नहीं थे। अब दूसरा क्रॉस देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, वो मॉर्गन ने क्या कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है, उनका रिजल्ट मेंडल के समान नहीं आया, अलग आया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जीनों में सहलग्नता पाई जाती है। सहलग्नता कब पाई जाती है, जब दोनों जीन पास पास में हो। तो दोनों जीन पास पास थे तो उन्होंने कहा कि सहलग्नता के कारण होता है, यानी ये स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होकर के अगले पीढ़ी में नहीं जाता है। दूसरा स्थिति देखते हैं, क्रॉस बी। इसमें भी सेम वही था, एक ड्रोसोफिला लिया गया, ठीक है, जो श्वेत और लघुतर था, और दूसरा था जो वन्य प्रकार का था। यहाँ पे भी जीन दिखाने के लिए W और M लिया गया है, और वन्य प्रकार के लिए W+ और M+ लिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो इसके जीन है वो दूर दूर है। तो पहला पीढ़ी का जब संकरण कराया गया तो फिर वैसे ही हुआ, ये जो नर हो गया वो जो मादा हो गई वो वन्य प्रकार की हो गई, और जो नर हुआ वो पहले जैसा अपने जनक जैसा हो गया। लेकिन जब वही प्रयोग दूसरे पीढ़ी का कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में देखिए ये वन्य प्रकार का हो गया, ये लघुत्तर हो गया, ये फिर श्वेत लघुत्तर, ये फिर श्वेत हो गया, ये पूरा बदल गया। इनका जीन पर आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे W+ M+ है और यहाँ पे W+ केवल M है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप देखें कि जब दूसरा ये प्रयोग कराया तो यहाँ पे देखिए कि जनकीय प्रकार के जो ड्रोसोफिला हुए वो मात्र 62.8% हुए, बल्कि जो पुनः संयोजकीय प्रकार के ड्रोसोफिला हुए वो 37.2% के हुए। और इस बार क्या हुआ, जो पुनः संयोजकीय प्रकार के ड्रोसोफिला हुआ उनकी संख्या ज्यादा हो गई, और ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने कहा कि इनमें पुनर्संयोजन हो गया। ठीक है, तो जो हम लोग दो टॉपिक यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था, एक संलग्नता और एक पुनर्योजन। तो संलग्नता किसके कारण होता है, जब जीन पास पास हो, और पुनर्योजन कब होता है, जब जीन दोनों दूर दूर होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे भी जान लेते हैं। तो चलिए अब इसे समझ लेते हैं। मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मधुमक्खियों का संकरण, सॉरी ये मक्खियां हैं यानी ड्रोसोफिला की बात हो रही है, मक्खियों का संकरण पूरे भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया। F1 पीढ़ी की संततियों को आपस में क्रॉस कराया। उसने देखा कि ये दो जीन जो एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुए। F2 का अनुपात 9:3:3:1 से काफी भिन्न मिला। दो जीनों के स्वतंत्र कार्य करने का यही अनुमान अपेक्षित था। तो मॉर्गन ने जो सोचा था उसी के अनुरूप उनको ये परिणाम मिला था। मॉर्गन तथा उनके सहयोगी यह जानते थे कि जीन क्रोमोसोम में स्थिर होता है। ठीक है, ये आगे आप समझिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया भी है कि जीन कहाँ पे होता है, तो जीन क्रोमोसोम में स्थिर होता है। और इन्हें शीघ्र ही यह भी जान लिया कि जब द्विसंकर क्रॉस में दो जीन जो एक ही क्रोमोसोम में स्थित होते हैं तो जनकीय जीन संयोजन का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफी ऊंचा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने क्या कहा कि जब दो जोड़ी एक ही क्रोमोसोम पे स्थित होते हैं, दो जोड़ी एक ही क्रोमोसोम पे स्थित होते हैं, तब जनकीय जीन संयोजनों का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफी ऊंचा होता है। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा था कि 98% के आसपास जनकीय थे, जबकि 1.3 के आसपास क्या थे, अजनकीय थे।
मॉर्गन ने इसका कारण दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा हुआ बताया। मॉर्गन ने इस घटना के लिए संलग्नता शब्द दिया, जो कि एक ही क्रोमोसोम की जीन जोड़ियों के साथ होने वाले द्योतन करता है। तो वही मैंने बताया कि जब दो जीन पास पास होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, तो वे अलग अलग नहीं, एक साथ अगले पीढ़ी में जाते हैं, और उसी स्थिति को क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। और सहलग्नता किसने कहा था? तो मॉर्गन ने कहा था। दूसरा चीज भी मैंने आपको बताया था ये, कि साथ ही अजनकीय जीन संयोजनों के उत्पाद को पुनर्योजन या फिर रिकॉम्बिनेशन कहा गया। मॉर्गन तथा उनके दल ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक संलग्नता थी, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत और पीली जीन जोड़ी में संलग्नता अधिक थी और इसमें पुनर्योजन 1.3% था, जबकि श्वेत और लघु पंख जीन का पुनर्योजन 37.2% था। ये सब मैंने आपको प्रयोग में दिखा ही दिया है। ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था कि पुनर्योजन एक में क्या था? कम था, जिसमें जीन पास पास थे, जबकि दूसरे में क्या था? ज्यादा था, 37.2% था। मॉर्गन के शिष्य एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मों की पुनर्योजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी का मानकर क्रोमोसोम में इनकी स्थिति के चित्र रिकॉम्बिनेशन मैप बना दिए। आजकल पूरे जीनोम अनुक्रम के निर्धारण में आनुवंशिकी नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जाते हैं। ऐसा ही बाद में मानव जीनोम अनुक्रम परियोजना में वर्णित किया गया। तो ये जो मानव जीनोम परियोजना है, ये आप आगे पढ़िएगा। और ये जो सारा प्रयोग है, उसको मैंने आपको यहाँ चित्र में दिखाया ही। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ। देखिए, यही की बात हो रही थी कि जब ये जीन पास पास थे तो इसमें संलग्नता पाई जा रही थी, और जब जो दूर दूर थे तो पुनर्योजन हो रहा था। ठीक है। और जब पास पास थे तो जनकीय प्रकार के 98.7% हो रहे थे, और जब दूर थे तो जनकीय प्रकार के मात्र 62.8% हो रहा था, जबकि पुनर्संयोजन इसमें 37.2% हो रहा था। चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं, बहुजीनी वंशागति। मेंडल के अध्ययन में मुख्यतः उन विशेषकों यानी लक्षणों का वर्णन किया गया था जिनके स्पष्ट विकल्पी रूप होते हैं, जैसे कि पुष्प का रंग जो या तो बैंगनी होता है या श्वेत। ठीक है। तो आपने भी देखा होगा जो मेंडल ने प्रयोग किया था वो मुख्य कलर को ही चूज किए थे, यानी या तो बैंगनी होगा या फिर सफेद होगा या फिर लाल होगा, यही मात्र वो कलर चुने थे। परंतु यदि आप अपने आसपास चारों ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे अनेक लक्षण हैं जो उतने स्पष्ट नहीं है तथा प्रवणता से फैले हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि उन्होंने स्पष्ट लक्षणों को लिया था कि पुष्प या तो बैंगनी होने चाहिए या श्वेत होने चाहिए, लेकिन हम लोग पुष्प को देखते हैं तो बहुत सारे पुष्प ऐसे दिखाई देते हैं जो न तो सफेद है या न ही श्वेत है और न ही बैंगनी है, कोई बीच का कलर है, कोई हल्का कलर है, कोई ज्यादा कलर है, मतलब अनेक तरह के पुष्प होते हैं, कई कलर होते हैं उसमें। तो उन्हें मात्र दो कलर में बांटना बैंगनी और श्वेत में सही नहीं था, क्योंकि दो ही कलर के पुष्प थोड़ी होते हैं, और भी बहुत सारे कलर के पुष्प होते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि वो हम लोग लक्षण देखें तो सभी लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं और प्रवणता से फैले होते हैं। प्रवणता मतलब होता है अंतर, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। उदाहरणतः मनुष्यों में हमें केवल लंबे अथवा बौने लोग के दो विभक्त स्पष्ट विकल्प दृष्टिगत नहीं होते, परंतु हमें ऊंची लंबाई सभी संभावित परास के मिलते हैं। दूसरा प्रयोग जो मेंडल ने किया था वो या तो लंबा था, यानी या तो वो लंबे पौधे के लिए लिए थे, यानी ये लंबा हो गया, या फिर एक बौने के लिए थे जो काफी छोटा था, इसके लिए टी दिखाए थे, स्मॉल टी। तो ऐसा तो होता नहीं है कि या तो कोई पौधा बहुत लंबा हो या फिर कोई छोटा हो, कोई पौधे होते हैं जो बीच वाले भी होते हैं। वैसे ही मनुष्य में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी एकदम छोटा हो और कोई बड़ा हो। अगर हम देखें तो हर एक साइज के आदमी होते हैं, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, मीडियम भी होता है, कई साइज के होते हैं। वही कह रहा है कि कई परास मिलते हैं। इससे विशेषक यानी लक्षण सामान्यतः 3 अथवा अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित करते हैं। ठीक है। तो जो दो स्पष्ट लक्षण थे वो तो 2 जीन द्वारा निर्धारित हो रहे थे, लेकिन जो अनेक सारे लक्षण है उसमें क्या होता है, 3 या 3 से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही जीन हो, किसी किसी स्थिति में क्या होता है 3 या 3 से अधिक जीन भी नियंत्रित करते हैं। अतः इन्हें बहुजीनी लक्षण कहते हैं। यानी ऐसे लक्षण, ध्यान दीजिए, ऐसे लक्षण
जो 3 या 3 से अधिक जीनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उसे बहुजीनी लक्षण कहते हैं। बहुजीनी क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा लक्षण उसको प्रभावित कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अनेक जीनों के शामिल होने के अतिरिक्त बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जा सकता है। अब बहुजीनी लक्षण से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि पर्यावरण का प्रभाव उन पे क्या पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे मानव त्वचा का रंग, इसका एक अन्य उदाहरण है। मानव के त्वचा का उदाहरण ले रहे हैं। जैसे बहुजीनी विशेषक लक्षण में, ये विशेषक मतलब लक्षण ही होता है। बहुजीनी विशेषक में फिनोटाइप में प्रत्येक अलील का अपना योगदान होता है, अर्थात प्रत्येक अलील का प्रभाव योजी होता है। इसे भली भांति समझने के लिए आइए एक कल्पना करें। ठीक है, कल्पना करें कि 3 जीन A, B, C मनुष्यों में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी हैं। यानी जो मनुष्य के त्वचा का जो रंग होता है, उनके जीनों को हम मान लेते हैं कि A, B और C हैं जो त्वचा के रंग को निर्धारित करते हैं। प्रभावी स्वरूप अलील A, B तथा C त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते हैं। किसके? त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते हैं। तथा अप्रभावी कारक स्मॉल a, b, c त्वचा के उजले रंग के लिए उत्तरदायी है। यानी यहाँ पे समझिए, जो कैपिटल ABC है, ABC वो गहरे रंग के लिए उत्तरदायी है, यानी डार्क कलर के लिए। और जो स्मॉल ABC है, ABC वो उजले रंग के लिए उत्तरदायी है। यानी किसी व्यक्ति में ABC पाया जाएगा तो उसका जो रंग होना चाहिए वो गहरा होना चाहिए, और छोटा वाला पाया जाए तो उसका उजला होना चाहिए। आगे देखते हैं, सभी प्रभावी एलील यानी A, B, B, C, ये देखिए तीनों बड़े हैं, यानी ये तीनों प्रभावी हैं कि जीनोटाइप का रंग सबसे गहरा होगा, तथा सारे अप्रभावी एलील यानी A, B, B, C, ये सभी छोटे हैं कि जीनोटाइप की त्वचा का रंग सबसे हल्का होगा। हल्का इसलिए होगा कि ये जो थे A, B और C थे, ये क्या थे? ये उजले रंग के लिए थे। और इसका गहरा क्यों होगा? क्योंकि ये A, B, C जो बड़े वाले थे वो गहरे रंग के लिए थे। जैसा कि अपेक्षित है, 3 प्रभावी एलील तथा 3 अप्रभावी एलील वाले जीनोटाइप की त्वचा का रंग इनका मध्यवर्ती होगा। और अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो उनका रंग कैसा होगा? मध्यवर्ती होगा, नहीं गहरा होगा, नहीं ज्यादा सफेद होगा, बीच वाला होगा। इस प्रकार जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति उस व्यक्ति की त्वचा के गहरे अथवा हल्के रंग का निर्धारण करेगी। और जिस तरफ से ये जीन होंगे, जिस क्रम में होंगे, कुछ प्रभावी होंगे, कुछ अप्रभावी होंगे, उन्हीं के आधार पर त्वचा का जो रंग है वो गहरा या फिर हल्का होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बहुप्रभाविता और लिंग निर्धारण, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।